ये केस 1990 के दशक के अंत से लेकर 2000 के शुरुआती सालों तक भारत के कई राज्यों में फैले एक बेहद खौफनाक और क्रूर सीरियल क्राइम की कहानी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक फैला यह आतंक एक ही नाम से जुड़ा था, B.A. उमेश रेड्डी। मीडिया और आम लोग उसे बेंगलुरु का बीस्ट और बेंगलुरु का दानव कहने लगे थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह कम से कम 18 हत्याओं और 20 से ज्यादा बलात्कारों में शामिल था। खुद उमेश रेड्डी ने 18 हत्याओं की कबूलनामा दी थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण केवल 9 मामलों में ही उसे सजा मिल सकी। बाकी मामलों में वह कानून की पकड़ से बच निकला। पुलिस का मानना है कि असली अपराधों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई पीड़ित महिलाओं ने शर्म, डर और सामाजिक बदनामी के कारण कभी शिकायत दर्ज ही नहीं कराई। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये एक पुलिस कांस्टेबल की कहानी है जो अपनी वर्दी के पीछे एक हैवान छुपाए हुए था। ये उस समाज की कहानी है जहां महिलाएं दिन के उजाले में भी घर में अकेली रहने से डरने लगी थी, और यह उस सिस्टम की कहानी है जिसने एक अपराधी को बार बार पकड़ने के बावजूद हर बार भाग जाने दिया। यही वजह है कि बेंगलुरु के कई घरों में लोहे की ग्रिल लगाने का चलन शुरू हुआ, जिन्हें आज भी उमेश रेड्डी ग्रिल्स कहा जाता है। ये कहानी न्याय की भी है, जो मौत की सजा से होते हुए आखिरकार 30 साल की कठोर कैद बिना किसी रिमिशन के आजीवन कारावास तक पहुंचती थी। अगर आपको ट्रू क्राइम, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और गहरी जांच वाली कहानियां पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। उमेश रेड्डी का जन्म 1969 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक छोटे से गांव बसप्पा मलिगे में हुआ। एक बेहद गरीब परिवार, 3 भाई और एक बहन। बचपन से ही उसका व्यवहार असामान्य था। खेतों से फसल चुराना, बकरियां चुरा कर बेचना, स्कूल में लड़कियों की पेन, पेंसिल और स्टेशनरी चुराना, ये सब उसकी रोजमर्रा की आदतें बन चुकी थी। गांव वाले उसे चोर कहकर बुलाने लगे, लेकिन उसके पिता ने कभी सख्ती नहीं दिखाई। वह अक्सर कहते थे, अभी जियो, लिव इन द मोमेंट। यही बात उमेश के दिमाग में एक खतरनाक सोच बैठा गई कि जो मन करे करो, न कोई अंजाम है न कोई सजा। यही से उसके भीतर की सैडिस्टिक प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। बड़ा होकर उमेश सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF में भर्ती हो गया। पोस्टिंग मिली जम्मू कश्मीर। यही पहली बार उसका अंधेरा चेहरा सामने आया। ड्यूटी के दौरान अपने कमांडर के घर गार्ड रहते हुए उसने कमांडर की बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश की। पकड़े जाने के डर से वह वहां से भाग गया। यही उसका पहला रिकॉर्डेड फीमेल असॉल्ट था। 1997 में रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस के दौरान गीता की नजर उसी चेहरे पर पड़ती है, DAR का कांस्टेबल उमेश रेड्डी। गीता की शिकायत पर उमेश गिरफ्तार होता है, लेकिन पल्लवी की हत्या के ठोस सबूत न होने की वजह से उसे सिर्फ अटेम्प्टेड रेप में जमानत मिल जाती है और वह एक बार फिर फरार हो जाता है। इसके बाद बेंगलुरु में आतंक का नया दौर शुरू होता है। बड़े शहर में आकर उमेश अपने अपराध का तरीका बदल लेता है। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच, जब ज्यादातर घरों में महिलाएं अकेली होती थी, वह कभी केबल वाला, कभी बैंक कर्मचारी, कभी मीटर रीडर, तो कभी किराएदार बनकर दरवाजा खटखटाता, अंदर घुसता, बलात्कार करता, हत्या करता, लूटपाट करता और जाते जाते महिलाओं को बिना कपड़ों के छोड़ देता, ताकि शर्म के मारे वे शिकायत न कर सके। उसकी सबसे डिस्टर्बिंग आदत थी महिलाओं की अंडरवियर चोरी करना। पुलिस ने उसके ठिकानों से बोरियों में भरी ब्रा, पैंटी, साड़ी, चूड़ीदार और नाइटी बरामद की। वह उन्हें पहनकर सोता था और उनमें मास्टरबेट करता था। वो एक क्रॉस ड्रेसर था और औरतों के कपड़े पहनना उसे विकृत आनंद देता था। 1997 से 2002 के बीच उसे 5 बार गिरफ्तार किया गया और 5 बार वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एक बार तो टूटी हुई टांग के साथ भी। पुलिस जानती थी कि वह क्राइम सीन को इस तरह सेट करता है कि मामला सिर्फ चोरी लगे, न कि बलात्कार या हत्या। 28 फरवरी 1998 को पीनिया में 37 साल की विधवा जयश्री सुब्बैया की हत्या होती है। उनका 8 साल का बेटा सुरेश स्कूल से लौटता है और देखता है कि उमेश उसकी माँ की लाश के साथ यौन संबंध बना रहा है। उमेश बच्चे से कहता है, तुम्हारी माँ को भूत चढ़ गया है, मैं डॉक्टर बुलाने जा रहा हूँ। इसी केस में बाद में उसे मौत की सजा सुनाई गई। अहमदाबाद, बड़ौदा, कुनिगल, हुबली, धारवाड़, हर जगह एक ही पैटर्न, गला दबाना, काटने के निशान, नेक्रोफिलिया और अंडरवियर चोरी। 17 मई 2002 को आखिरकार उसका अहंकार ही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनता है। यशवंतपुर पुलिस स्टेशन के सामने एक सैलून में दाढ़ी बनवाते वक्त एक ऑटो ड्राइवर शक्तिवेलु उसे पहचान लेता है और पुलिस को खबर करता है। इंस्पेक्टर नागराज उर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उमेश रेड्डी ने 18 हत्याओं और 20 से ज्यादा बलात्कारों की कबूलनामा दी, लेकिन सजा सिर्फ 9 मामलों में मिलती है। 2006 में जयश्री केस में उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। 2009 में हाई कोर्ट और 2011 में सुप्रीम कोर्ट इस सजा को बरकरार रखते हैं, लेकिन 4 नवंबर 2022 को
सुप्रीम कोर्ट उसकी मौत की सजा को घटाकर 30 साल की कठोर कैद में बदल देता है। लंबे समय तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए आज उमेश रेड्डी परप्पना अग्रहार सेंट्रल जेल बेंगलुरु में बंद है। 2024 में उसने बीमार मां के लिए 30 दिन की पैरोल मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। 2025 में जेल के अंदर से उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मोबाइल फोन और टीवी इस्तेमाल करता दिखा। इसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उमेश रेड्डी की वजह से बेंगलुरु में ग्रिल लगाने का चलन शुरू हुआ, जिन्हें आज भी उमेश रेड्डी ग्रिल्स कहा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस की नाकामी, पीड़ितों की चुप्पी और जेल सिस्टम की खामियां सब मिलकर हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अपराधी चाहे जितना चालाक हो, न्याय आखिरकार पहुंचता जरूर है, लेकिन अक्सर बहुत देर से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए उमेश रेड्डी या अपनी राय साझा कीजिए। ऐसे और डिटेल्ड ट्रू क्राइम वीडियो के लिए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो में एक और शॉकिंग केस के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।